नमस्कार, मैं मुकेश पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। एक दिन और 3 झटके लगातार। इतिहास अगर लिखा जाएगा तो गौतम अडानी के लिए ये भी लिखा जाएगा कि लोग जब भारत लूटते थे तो दुनिया के किसी न किसी देश में जाके छिप जाते थे, लेकिन इन्होंने तो दुनिया का शायद ही कोई देश छोड़ा हो जहां बिजनेस नहीं किया, जहां लूटा नहीं। अब तो हर जगह से जो है निकाले जा रहे हैं। 2200 करोड़ का घोटाला अमेरिका में किया। उसके बाद जो है भारत के एनएसई ने भी कल नोटिस जारी किया 2.5 लाख करोड़ को लेकर के, और साथ ही केन्या ने 2 डील जो है नामंजूर कर दी। हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं जावेद खान जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय युवा कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है जावेद साहब आपका सबसे पहले तो एटीवी पर। नमस्कार। जो भविष्यवाणी आपने की थी वो भविष्यवाणी सार्थक हो गई कि अभी तो शुरुआत है, और जो अमेरिका में जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने शुरुआत की है, उसके बाद में अन्य देश भी जो है अब शुरुआत कर दें, और उसको लेकर आपने साफ कहा था कि अब अमेरिका ने जब ये कदम उठाया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देश के जहां जहां भी इनका बिजनेस है वो हर देश से अब आवाज उठेगी और वहां से सब कुछ जो है कैंसिल होगा। जी हाँ, नमस्कार केशव जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारी विचारधारा देश के सामने सच रखने की है। हम झूठ और भ्रम नहीं फैलाते। इसलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब जब जिस जिस विषय पर देश को आगाह किए हैं, आगे चलकर वो सच हुआ है। और देश को मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी के आगाह करने पर भी उस पर किसी तरह की त्वरित कार्रवाई ना कर उसे हंसी और मजाक में लेकर देश का नुकसान उन्होंने किया है। तो हम लोग सच कहने वाले लोग हैं। कल जब आप और हम बैठे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब अमेरिका में इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई और जब अमेरिका जैसे देश के को छलने का कार्य गौतम अडानी ने किया, तो केन्या, बांग्लादेश जैसे देश तो कहीं नहीं लगते। ये बहुत छोटे से देश हैं और इन देशों के ऊपर दबाव बना करके तो उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। पर लेकिन जब अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर अगर काला पीला इनका अन्य देशों में भी होगा तो वो देश भी अब आगे आएंगे और करेंगे। और शाम होते होते यह खबर भी निकल के आ गई कि केन्या ने भी गौतम अडानी की कंपनियों के साथ में जिस तरह के भी अनुबंध उन्होंने किए थे वो सारे अनुबंधों को उन्होंने कैंसिल कर दिया। आज भारत के लिए यह गौरव का दिन नहीं है, यह भारत के लिए शर्मनाक दिन है। आपने कहा कि लोग भारत को लूट करके दुनिया के किसी देश में जाकर के छिप जाते हैं, लेकिन गौतम अडानी के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि वो दुनिया को लूट करके भारत में सुरक्षित बैठे हैं, भारत में छिप गए हैं। और इसके पीछे वही नारा, वही जुमला मुझे याद आ रहा है मोदी जी का, एक है तो सेफ है। तो उन्हें बचाने का कार्य, उन्हें सेफ करने का कार्य, उन्हें सेफ रखने का कार्य कहीं ना कहीं मोदी सरकार कर रही है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि कल आपने देखा होगा कि जैसे ही गौतम अडानी का मामला खुला, श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके उनके काले चिट्ठे को खोला और मोदी सरकार से उन्होंने कहा भी, आग्रह भी किया कि क्यों है वो बाहर, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो मोदी सरकार के एक बड़े प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, और उसके साथ में उनकी पूरी जितनी प्रवक्ता की टीम है वो सीधा सीधा गौतम अडानी के बचाव में उतर आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना हो करके गौतम अडानी के ऑफिशियल प्रवक्ता हो गए और गौतम अडानी को बचाने के लिए वो पूरी की पूरी टीम लग गई। लेकिन जो चीज निकल कर आ रही है उस चीज से सबक लेने की आवश्यकता है, सीख लेने की आवश्यकता है। आप सरकार में बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, आप कम से कम अब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें
और एक बयान भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पूरे मामले में कहा कि राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए कि हर चीज का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पर लेकिन मोदी जी लगातार विकेंद्रीकरण की जगह में केंद्रीकरण करते जा रहे हैं। कल यह बात साबित हुई, जैसे ही अडानी का मामला निकला, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, गिर गया। और वह यह बताता है कि अडानी का शेयर मार्केट में कितना ज्यादा फैलाव है, कितना ज्यादा उसने शेयर मार्केट को अपने कब्जे में करके रखा है कि अगर उस पर ऐसी कोई बात आती है तो शेयर मार्केट डूबता है और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों का डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये केंद्रीकरण जो हमने बोला था, लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सिर्फ 1% के पास में देश के पूरे पैसे हैं और 99% लोग आज कहीं नहीं लग रहे हैं। वो केंद्रीकरण का भी उदाहरण कल इस मामले से देखने को मिला। सहारा श्री की तरह जो है अब आने वाले समय में एक और मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि जब दुनिया में उथल पुथल चल रही है तो भारत में अब सरकारों ने भी जांच बैठा देनी चाहिए, और साथ ही जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों ने भी अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर अपने राज्य में तो जांच जो है बैठा ही देनी चाहिए, ताकि कम से कम एक बड़ा मैसेज जाए। एफआईआर तो हो ही सकती है इनके ऊपर। जी हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपके सवाल पर संबित पात्रा का एक सवाल है, उसको जोड़ करके कहना चाहता हूं और आपके डिबेट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मांग भी करता हूं। कल संबित पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां अडानी ने बहुत सारे निवेश किए, परंतु आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज इन्हें उस निवेश की जांच करनी चाहिए कि क्या, हम तो यह दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार के दौरान अडानी ने अगर हमारे राज्यों में निवेश किया है तो पूरे नियम एवं शर्तों को हमने लागू करवाया है, हमने कहीं पर भी उसे किसी भी तरह के गलत काम करने की थोड़ी सी भी जगह नहीं दी। फिर भी अगर इनको लग रहा है कि इन्होंने कांग्रेस की सरकारों में निवेश किया है तो ये स्वतंत्र है, ये जांच करें और साहस तो दिखाएं, क्योंकि ये जांच करेंगे नहीं। भाई सीधी सी बात है, मालिक के ऊपर बात आ रही है, परम मित्र के ऊपर बात आ रही है, ये कैसे जांच करेंगे? ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करेंगे। जबकि आज समय यह है कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आज पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ है, भारत का सर नीचा हुआ है, भारत को कहीं से भी लाभ पहुंचाने वाला यह पूरा मामला नहीं है, भारत को पूरी तरह से इसमें नुकसान हुआ है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से भी एक साथ में खबर है और जिसको लेकर के कहा जा रहा है उस पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने भी उसके पलटवार में जो है क्या कहा है, शिव डहरिया ने। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक अनोखा ज्ञान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आईएएस की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। पहले हम आपको बयान ही पूरा सुनवाते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता जैसे हमारे यहाँ। इतना ज्यादा जिसके पास पावर हो उसे लाइफ में कम से कम नीड बेस्ड नहीं हो, जरूरतों के लिए किसी दूसरे ओर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार आएगा, गवर्नेंस इंप्रूव। चौधरी जी ने स्वीकार कर लिया है कि आईएएस होते हुए करप्शन का काम किया करते थे। जो काम उनके हाथ में नहीं है वो उसको कह रहे हैं कि उसको आईएएस का वेतन बढ़ना चाहिए। वेतन विसंगति यहाँ के हमारे कर्मचारियों का है। छत्तीसगढ़ के इतने कई लाख कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर करना चाहिए। आपने बयान सुना, इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो पलटवार किया गया कि जांच होनी नहीं चाहिए क्या वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री वो भी एक आईएएस और इस तरह का बयान दे रहा है, कह रहा है कि
सैलरी बढ़ाइए। वेतन की जो मांग है वो तो कर्मचारियों को करनी चाहिए, जो साफ तौर पर शिव जी ने कहा। वेतन की जो मांग है वो उनका संगठन को करनी चाहिए, सरकार से करनी चाहिए। और जो आईएएस की जो सैलरी बढ़ेगी, जो वेतन बढ़ेगा, उसको ऐसे अचानक हवा में थोड़ी नहीं बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञान बता रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बिना वेतन की जो है, वेतन कमी में उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन वो आज बता पा रहे हैं। अगर कल को यही चीज़ जो है वो बाहर निकलने के बाद में कहेंगे कि वित्त मंत्री का भी वेतन बहुत कम था, उसका भी बढ़ा देना चाहिए। कैसे देखते हैं जो पलटवार? क्यों आप कोई मौका नहीं जो है इस समय दे रहे हैं? लगातार वो बॉल फेंकते हैं और आप देखते ही आप मार देते हो, सचिन तेंदुलकर की तरह सीधे जो है क्रॉस कर जाती है। जी देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है जिनका नाम है ओपी चौधरी। प्रदेश के बेरोजगारों ने जिनको उन्होंने छला है, उन्होंने उनका एक नया नाम दिया है। शायद वह नाम आपको पता हो, नहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं। प्रदेश के बेरोजगार अब उन्हें टोपी चौधरी बोलते हैं, जिन्होंने चुनाव के समय में बड़ा बड़ा वादा किया और इन प्रदेश के बेरोजगारों से मतलब वोट लिया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें टोपी पहना दी। जब वही बेरोजगार नौकरी के लिए, रोजगार के लिए इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि पैसा कहां है, सरकार के पास में संसाधन कहां है, सरकार के पास में इतना वित्त कहां है, और हर किसी को नौकरी थोड़ी ना मिल सकती। इस तरह की बातें करके ये बेरोजगारों को टोपी पहनाने का कार्य कर रहे हैं। और आज दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएसओ की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। तो भाई केंद्र में भी तो इन्हीं की सरकार है, यहां रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, वहां आईएएस आईपीएस के लिए तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो उसकी जगह में यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन विसंगति है उसे दूर करने के लिए मोदी सरकार से बात करते, यहाँ के लिए वित्त बढ़ा करके लेकर के आते। जो बेरोजगार है, जिनको रोजगार देने की बात करके ये आए थे, उन्हें रोजगार देने के लिए संसाधन जुटाते। ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा, ये बात सत्य है कि आज वो खुद एक कलेक्टर रहे हैं और कलेक्टरी छोड़ करके आज राजनेता बने हैं। तो ये क्या माना जाए इनके बयान से कि इनकी तनख्वाह इनको पूर्ति नहीं थी, इनको कम पड़ती थी, और अपने कार्यकाल में ये जब दंतेवाड़ा में रहे और भी जगह रहे तो उस समय इन्होंने कुछ काला पीला किया, तो फिर इसकी तो जांच होनी चाहिए। और जो इनके ऊपर भी कई बार आरोप लगे हैं कि कलेक्टर रहते समय में भ्रष्टाचार हुए हैं, तो हम क्या इसे स्वीकार लें? उनके ही बोल से कि उनकी तनख्वाह उनको कम पड़ती थी, इस वजह से मजबूरन उन्हें इस तरह के कार्य करने पड़े जिससे उनके पास में काला धन आए और वो अपने जीवन यापन कर सके, आगे बढ़ा सके। लेकिन एक सवाल और इसमें उठता है जावेद खान साहब, सवाल ये उठता है कि ये तो सिर्फ डहरिया जी ने जो है किया है, लेकिन अब सवाल तो छत्तीसगढ़ का उठ रहा है कि ये जो वेतन बढ़ाने की अचानक से जो बात होने लगी है, वो कहीं कुछ छिपाने की तो बात नहीं होने लगी है। क्योंकि भाजपा का कहीं ना कहीं जब भी कोई बयान भाजपा का व्यक्ति देता है, आप समझ जाइए कि वो पूर्व में, और वो तो एक तरह से बयान हो गया कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनियोजित होता है सारा कुछ, कि ताकि जो है लोगों तक पहुंचे। जो आईएएस हमारे भ्रष्टाचारों पर पर्दा नहीं डालने वाले हैं, जो हमारे पर्दाफाश करने वाले हैं, वो मौन हो जाएं। हम तो देखिए आपको एक नंबर में पैसा देंगे, क्योंकि सैलरी के माध्यम से, ताकि कोई आप पर आरोप भी नहीं हो, और हम पैसा आपको देंगे, हर महीने देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी, कहीं ये मैसेज तो नहीं है उन ईमानदार आईएएस जी इस मैसेज में? देखिए, इसके पीछे दो वजह है। एक जो आप कह रहे हैं यह भी एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ये 11 महीने की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, विष्णु के सुशासन वाली जो सरकार है और राम राज्य वाली सरकार है, इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा, इस सरकार से डेमोक्रेसी नहीं सुधर रही, इस सरकार से ब्यूरोक्रेसी नहीं संभल रही, इस सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं है। आज अधिकारी ये बैठ करके स्वयं मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसपी की बैठक लेते हैं, दो बार बैठकें ले लेते हैं, बावजूद उसके अगर स्थिति जस की तस बनी पड़ रही है, तो आप इससे समझ लीजिए कि इनके नियंत्रण में कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सैलरी का लालच देकर के, तनख्वाह बढ़ाने का लालच देकर के ये चाह रहे हैं कि जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस सरकार को कोऑपरेट करें, इस सरकार की सुने, इस सरकार के हिसाब से काम करें, जो होता नहीं दिख रहा। और दूसरा, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि यह भी एक वजह हो सकती है कि भैया हमने आपके वारे न्यारे कर दिए, एक नंबर में आपकी तनख्वाह बढ़ा दी, अब आप हम जैसा बोलते हैं वैसा करो। अगर हम रात को दिन कहे तो आपको दिन कहना पड़ेगा, और दिन को रात कहें तो आप भी रात कहो। यही भी एक तरीका हो सकता है। इससे भी मतलब इस आशंका से भी हम मना नहीं कर सकते, मुंह नहीं फेर सकते। जी, एक सवाल और है। कांग्रेस ने जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब तो वो फेंक करके बाल अब जो है बॉल फेंकते हैं, फिर खुद ही वापस ले आते हैं और कहते हैं कि हमने फेंकी नहीं थी। ये वाली बॉल खुद ही नहीं मानी जाएगी। मतलब कोई पहले बोले कि ये तो नो बॉल थी, इससे पहले ही वो कह देते हैं कि ये तो हमने फेंकी ही नहीं थी, ये बॉल ही नहीं थी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। धान को लेकर के कहा गया ऐसा फरमान की अफीम है कि भाई ये कौन सी चीज है जिसको आप लगाने के लिए मना कर रहे हैं, जुर्माने लगाने की आप बात कर रहे हैं। ये मौखिक रूप से कहा गया। अंग्रेजों के दौर में ऐसा होता था कि कपास आप लगाएंगे, ये फसल आप बोएंगे जो हम बताएंगे, वही फरमान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कम से कम अंग्रेजों के समय में एक पारदर्शिता तो थी कि वो जो भी जारी करते थे वो एक फरमान उनका तैयार होता था, नोटिफिकेशन तैयार होता था, बाकायदा जो है वो गैजेट में बात करते थे कि हाँ भाई ये काम करना होगा, इस तरह से कानून बनाते थे। लेकिन यहाँ तो मौखिक रूप से सीधे धमका करके काम कराया जा रहा है। और इसको लेकर के जब कांग्रेस ने जो है वो किया, उसके बाद में साय साहब बाहर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, धान के लिए तो कोई मनाही नहीं, आप करिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप दलहन और तिलहन पर जो है बातचीत कर रहे हैं, तो धान को क्यों रोका जा रहा है? किसान के ऊपर क्या इस तरह की ये पाबंदी ठीक है? कभी कांग्रेस ने तो नहीं की जी, और इतनी बड़ी मजबूरी क्या आ गई है जी। देखिए केशव जी, आपको समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और किसान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकार बदलने में किसान और धान का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। पिछली बार जब कांग्रेस की हमारी सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं जो हमने वादे किए थे कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे और समर्थन मूल्य 2500 रुपया धान का देंगे, आपने देखा था कि हमने 68 सीटें जीती थी और हमने उसे 2 घंटे के अंदर में उस संकल्प को पूरा भी किया था। शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, उससे पहले ही किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा हमने कर दी थी और जो हो गया था। और उसके बाद में 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान हम खरीदने की बात कहे थे और केंद्र सरकार के हिसाब से बढ़ते बढ़ते वो समर्थन मूल्य का धान जब हमारी सरकार गई उस अंतिम वर्ष में हमने 2640 रुपया में खरीदा था। भारतीय जनता पार्टी पूर्व चुनाव में 3100 रुपया धान का एक मुश्त देने की बात कही और 21 कुंटल प्रति एकड़ की बात उन्होंने कही। आज सरकार में जो वो जरूर आ गए हैं और एक बार खरीदी इनको सरकार में आने के बाद करनी पड़ी है, लेकिन दाल आटे का भाव इन्हें एक ही बार की खरीदी में पता चल गया, समझ आ गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो बम्पर पैदावार हो रही है धान की, उसे रोकने के लिए, क्योंकि जितनी पैदावार होगी उतनी धान इन्हीं को खरीदना पड़ेगा और 3100 रुपया देना पड़ेगा। इसकी यही एक बड़ी वजह है कि जो ये किसानों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप रबी फसल ही ले सकते हैं, आप धान की फसल नहीं ले सकते, आप तेलहन दिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की फसल मतलब ये इनकी मानसिकता आप देखिए कि किसानों को वादा करके छलने का कार्य ये कर रहे हैं। अब किसानों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो किसान अपनी जमीन पे क्या उगाएगा क्या नहीं उगाएगा ये सरकार निर्धारित करेगी। मतलब आपने जो कहा सच कहा। अगर 600 साल मुगलों की गुलामी हम देख ले और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी हम देख ले, ये 800 साल में ऐसा फरमान शायद कभी नहीं आया होगा जैसा फरमान ये मौखिक सुना रहे, लेकिन सुना तो रहे हैं, अपनी मंशा को बता तो रहे हैं। आज लगातार किसानों से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। हम जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए। जैसे ये सत्ता में आए तो धान खरीदी की तारीख इन्होंने क्या तय की, 15 नवंबर की तारीख तय की। हमने भी और किसानों ने भी मांग करी कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं माने। 15 नवंबर से ये धान खरीदी जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये शिकायतें आ रही हैं किसानों के माध्यम से कि कहीं पर
21 कुंटल धान प्रति एकड़ ये खरीदने से आगे पीछे हट रहे हैं, कहीं ले रहे हैं कहीं नहीं ले रहे हैं। और दूसरा, जो 3100 रुपया एक मुश्त देने की ये बात कहे थे, वो ना दे करके जो मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य है उसी रेट में धान को खरीद रहे हैं और किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाकी का पैसा आपके खाते में जल्द आएगा। जी, दो छोटे छोटे और सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है, आंगनवाड़ी महिलाओं की तरफ से भी सवाल है, खासकर आपके लिए है। वो चाहती हैं कि जब आप जो है आपकी तरफ से ये दिया जाए कि जो मोदी सरकार ने कहा था कि मोदी गारंटी लगातार चली थी छत्तीसगढ़ में, और जिसको लेकर के एक लहर बनाई गई। उसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी जो है उनको वेतन हम 50% बढ़ोतरी करेंगे, मतलब 2000 वेतन है 3000 कर देंगे, ये कहा गया था। 11 महीने बीतने के बावजूद भी उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वेतन नहीं बढ़ रहा है। पहला सवाल तो हमारा ये है। और दूसरा सवाल कि अमित शाह जी तो साफ साफ कह चुके हैं ना कि हर चीज जो है वो पूरी की जाए, जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें जुमला होती है, तो ये समझना पड़ेगा। इसको कांग्रेस वाले क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब वो समझा रहे हैं खुले तौर पर, तो उनकी जो पार्टी में जो ट्रेनिंग मिली है, तो उसके लिए जो आपने ओपी जी का नाम लिया था, मैं ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस वाले समझना नहीं चाहते क्या, या फिर देश को उसी तरह से क्यों नहीं समझाते आप कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हर चीज जो है वो पूरी नहीं की जा सकती है, हर चीज गारंटी नहीं होती है, कुछ चीजें जुमला भी होती हैं जो उन्होंने कहा। जी नहीं केशव जी, देखिए कांग्रेस तो ये बात को समझती है, जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई चुनाव के समय में की गई हर घोषणा सत्य नहीं होती, जुमला होते हैं। और हम तो कह रहे हैं, जनता से लगातार कह रहे हैं कि ये जो मोदी की गारंटी का जो ये नारा दिए हैं, असल में मोदी के जुमलों को बदल करके गारंटी नाम दिया गया है। जुमला जो है उस जुमले को गारंटी किया गया है, और उस जुमले में प्रदेश की जनता ना आए। हम तो ये लगातार कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक तरफ ये जुमले दे रहे हैं, जनता उससे चोटिल हो रही है, दूसरी तरफ ये लोग बड़ी चतुराई से 80-20 की बात करते हैं, डराते हैं, डर की राजनीति पैदा करते हैं। ये कहते हैं कि वो आएंगे तो तुम्हारा मंगल सूत्र खींच के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। तो ये जो डरा करके वोट पाने के लिए और जो धर्म के नाम पर राजनीति करके, ध्रुवीकरण करके ये जो वोट हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि जो ये बात कहते हैं, और ये अकेले ये बात नहीं करते। देखिए कांग्रेस एक पूरी तरह से प्योर राजनीतिक पार्टी है, इसके कोई अनुषांगिक संगठन गैर राजनीतिक नहीं है। पर लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सर हैं वो रावण के 10 सर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर 10 से कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। और कई ऐसे संगठन है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जो चल रहे हैं, जो पूरा भाजपा को ऑक्सीजन देते हैं। वो पब्लिक के बीच में जाकर के जिस तरह से ध्रुवीकरण का कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक उसी ध्रुवीकरण के जाल में फंस रही है। आप देखिए ना, 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 11 महीने की सरकार हो गई। मोदी की गारंटी तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर की भी थी, आज तक वो गैस सिलेंडर पर कोई बात नहीं कर रहे। 1 लाख युवाओं को प्रति साल रोजगार देने की थी। चुनाव से पहले 38,000 शिक्षकों की भर्ती, चुनाव के बाद 33,000 शिक्षकों की भर्ती, ये दोनों जुमले निकल गए। लेकिन प्रदेश की जनता कुछ कह नहीं रही है। पर लेकिन मुझे मेरी जनता पर पूरा यकीन है, हमारे देश के मतदाताओं पर भी पूरा यकीन है कि वो बहुत शांति से सब कुछ देख रही है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जो मोदी की गारंटी कहकर के ये मोदी के जुमले दिए हैं, इन जुमलों का हिसाब प्रदेश की जनता जरूर लेगी इनसे। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं इसी के पलट में वहां के लोग भी चिल्ला रहे हैं कि हमको पकड़ के नौकरी दी जा रही है, जबरदस्ती नौकरी दी जा रही है, और हम तो भाग रहे हैं क्योंकि नौकरी इतनी ज्यादा आ गई है। अब इस तरह से जो है अगर सरकार पकड़ के डालेगी, क्योंकि मोदी जी की एक केंद्र वाली भी आपको याद होगी
जो 14 सालों में हर साल 2 करोड़ जो है नौकरियां वो भी पकड़ पकड़ के दी जा रही हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के साथ जो ठगी हुई है, क्या अब इसी तरह का जो बड़ा घोटाला है स्कैम की अगर हम बात करें तो वो क्या निकल के आने वाला है 5 साल के बाद में? क्योंकि शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। वित्त मंत्री हमारे ऐसे हैं जिनको अब सुन के हम सब लोग जो है गर्व करना ही चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने सरकार बनाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उसके बाद में छत्तीसगढ़ पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि अभी तक मोदी गारंटी हुई है, क्योंकि जहां भी जाते हैं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों, तो पूछा नहीं उन्होंने। छत्तीसगढ़ को 11 महीने हो गए, बाद में जैसे जीत जाते हैं उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर पूछना चाहिए था कि देखिए हमने 11 महीने में जो जो बोला था छत्तीसगढ़ वालों वो हमने पूरा किया। ये तो कहीं कहीं कहा ही नहीं पूरे चुनाव में। जहां जाते हैं नए घोषणा पत्र के साथ में जाते हैं, नई चीजों के साथ में जाते हैं, और लोग सुनते भी हैं। कौन सा नशा, कौन सी खुशी खिलाते हैं कि लोग जो है कुछ देखना सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। भक्ति इतनी सवार है इसके ऊपर। जी, ये बस यही तो चालाकी है केशव जी, ये जनता को समझना पड़ेगा। मोदी जी जब जिस चुनाव में जाते हैं नई बात करते हैं, किसी पुरानी बात को वो नहीं दोहराते। इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि दोहराने के लिए उनके पास उपलब्धि नाम की कोई चीज होनी चाहिए। उपलब्धि इनके पास में कुछ है नहीं, तो किस तरह कैसे वो जिक्र करे। आज अगर हम देखिए चुनाव में जाते हैं, अभी हम महाराष्ट्र चुनाव में थे, झारखंड चुनाव में थे, हमने पूरी दबंगई के साथ में और पूरी जिम्मेदारी के साथ में जनता के बीच में रखा कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनी तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम किसानों का कर्ज माफ किए, हमने ये किया वो किया, हमने पूरी बात बताई। लेकिन अगर आप उधर देखेंगे भाजपा की तरफ तो इस तरह की बातें नहीं होती। नई नई चीजें लाई जाती है और ऐसी चीजें लाई जाती है जो सीधा सीधा व्यक्ति के भावनात्मक से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं उनको सेंटिमेंटल बांधने की कोशिश की जाती है और वैसे ही सेंटिमेंटल बांध करके चल रहे हैं। आपने कहा पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं, आपने कहा पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं, प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात इन्होंने कही। 10 साल में तो 20 करोड़ युवा रोजगार मतलब बेरोजगारी मुक्त हो गए। लेकिन असल तो बात यह है कि केवल 7.5 लाख युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया 10 साल में, और 10 लाख से ज्यादा शासकीय पदों को विलोपित करना मतलब खत्म करने का, रोजगार खत्म करने का, केंद्र सरकार के शासकीय पदों को खत्म करने का कार्य इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में भी अगर मैं आपको बताऊं 2018 से पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 18% था। भूपेश बघेल जी की सरकार में वह बेरोजगारी दर घटते घटते ऐसे स्थान में पहुंचा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश बनकर के उभरा, और वह हम पूरे चुनाव तक में वह देखने को मिला। लेकिन आज स्थिति बदल रही है, लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, अब छत्तीसगढ़ फिर से बेरोजगारी दर वाला प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है। और 5 साल में आप देखेंगे कि जो रवैया आज वर्तमान सरकार का है वो हमें देख करके तो ऐसा लगता है कि ये रमन सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ करके 18 से ऊपर जाने वाले 21-22% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में ये ला करके रखेंगे। जी, विष्णु साय साहब जब विश्व गुरु के पग चिन्हों पर चल रहे हैं तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि विश्व गुरु मन की बात कर रहे हैं और रमन सिंह जी जो विष्णु साय जी है वो मन पसंद ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चीजों को पकड़ रहे हैं, तो वो भी तो मन की बात के बाद में मन पसंद ला रहे हैं, तो उसको क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आखिर विरोध किस बात पे कर रही है? जी देखिए, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसा दोहरा जीवन के साथ में एक ही जीवन कैसे यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जी लेते हैं। हम तो अपने एक ही जीवन में कहीं कभी ऐसा लगता है कि बहुत निराशा आ जाती है, लेकिन ये दोहरा चरित्र वाला जीवन एक साथ लेकर के चलते हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो चीख चीख करके चिल्लाते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, और जब ये सत्ता में आते हैं तो मनपसंद दारू, मनपसंद शराब का ऐप लेके आते हैं। अब देखिए अंतर, देखिए विचारधारा की अंतर, देखिए सोच की अंतर, देखिए ये वही भूपेश बघेल जी है जो छत्तीसगढ़ की जनता के बच्चों के लिए
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय लेकर के आए, जिससे वो बच्चे, गरीब बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। शासकीय स्कूलों में, निजी स्कूलों में फीस ज्यादा होती है, इस वजह से सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का बनाया। और वहीं यहाँ साय सरकार को आप देखेंगे, वहां आत्मानंद आया तो यहाँ मनपसंद आया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भाई अहाता जो होता है, शराब का अहाता, वो अहाता को सजाने संवारने के लिए इनके पास बजट है, उसके लिए बजट जारी कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने, जो वेतन विसंगतियों को दूर करने और जो रोजगार में है उन्हें लगातार रोजगार मतलब तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। रोजगार अभी कुछ दिन जी, एजुकेशन पर मैं बीच में 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि ताकि आप अपना सवाल भी पूरा अच्छे से और कर पाएंगे। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार विद्यालय बंद हो रहे हैं सरकारी। उत्तर प्रदेश के अंदर 37,000 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं सरकारी। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 15,000 के आसपास विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। जहां जहां भी भाजपा सरकार है वहां तो लगभग बंद ही होने जा रहे हैं। निजीकरण की तरफ जो है देश जा रहा है, और वो भी एजुकेशन का बहुत खतरनाक स्थिति में कि पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको जवाब ही नहीं देना पड़ेगा कि आपको नौकरी क्यों दें जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। एजुकेशन से दूर कैसे आपको किया जाए ताकि आप सवाल करने वाले बचेंगे ही नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ के अंदर जहां विद्यालयों में जो मैन पावर जो बढ़ानी चाहिए थी अध्यापकों की, वहां पर ये विद्यालय ही बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप ले जाइए। और मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर 10 सरकारी बने बनाए हॉस्पिटल का निजीकरण कर दिया सरकार ने, मुझे डर है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंगें तो खड़ी रहेंगी, इन्हीं बिल्डिंगों का कहीं निजीकरण ना कर दिया जाए, क्योंकि बनी बनाई बिल्डिंग मिलेगी और कुछ मिलेगा तो कौन विद्यालय नहीं चलाना चाहेगा। और सरकार कहेगी आप दीजिए 10 लाख 5 लाख आप जमा करिए और आप ले जाइए, आप चलाइए, जैसे मर्जी है चलाइए। क्या ये डर मेरा जो है आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा अभी हो सकता है, और या ये सच हो सकता है अगर इसी तरह से जनता नजरअंदाज करती रही? जी देखिए केशव जी, 18 साल में रमन सिंह जी की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसमें बस्तर में करीब करीब 6,500 स्कूलों को बंद करने का कार्य इन्होंने किया था। और उसके पीछे सिर्फ वजह एक ही इन्होंने बताई थी, नक्सलवाद। नक्सल प्रभावित ग्राम बोल करके इन्होंने लगातार स्कूलों को बंद किया। भूपेश सरकार ने आकर के उसमें से करीब 3200 स्कूलों को पुनः स्थापित करने, फिर से खोलने का कार्य हमने किया। अगर एक टर्म हमें और मिल जाता तो हम तो वो 6,000 जो बंद किए थे, 6,500 बंद किए थे, उसे पूरा खोलते, उसके अलावा अतिरिक्त और खोलते। और हमने अतिरिक्त खोला। अगर आप स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की अगर मैं बात करूं, ये तो ये अतिरिक्त ही है जो भूपेश सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। और ये योजना का जादू इतना सर चढ़ करके बोला कि आज भी होड़ लगी हुई है इस स्कूल में भर्ती के लिए। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधायक जो आज मंत्री बने हुए हैं, ये विपक्ष में थे तो ये अनुशंसा पत्र भेजते थे, रिकमेंडेशन भेजते थे कि इन बच्चों का कर दीजिए बोल करके। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रमन सिंह की जो सोच थी स्कूलों को बंद करने को लेकर के, भाई रीति नीति और नियत और सिद्धांत तो पार्टी के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये बाकी चीजें तो वही होती हैं। तो शायद सरकार भी कहीं ना कहीं लगातार उसी ओर बढ़ रही है, ये निजीकरण की ओर जाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। इससे दो चीजें होंगी कि एक तो इनके ऊपर किसी तरह का आप कोई दावा नहीं कर सकते एजुकेशन को लेकर के, दूसरा जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को दूर करने के का भी इनके ऊपर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आज जैसे देखिए बीएड करे हुए कितने सारे प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, बीएड डीएड किए हुए, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये जब निजीकरण की ओर चले जाएंगे, जब स्कूलें ही नहीं खुलेंगी, सरकारी ही नहीं रहेंगी, तो फिर ये रोजगार देंगे नहीं, रोजगार ये सृजन करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने और पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हाथ में अपने आप को सौंपने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं कहता, अगर ये जो कृत्य है और ये जो आचरण है, इन आचरण पर अगर देश की जनता लगाम नहीं लगाती तो एक दिन आपको देखने को यह भी मिलेगा कि देश की संसद भी
निजीकरण की भेंट चढ़ जाएगी, वहां बैठने वाले भी निजी लोग होंगे, उद्योगपतियों के ही लोग होंगे। आज तो पर्दे के पीछे है ये, लेकिन खुलकर के वहां पर बैठेंगे। और जो हमारे प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वहां पर की भी स्थिति ऐसे ही देखने को मिलेगी। एक तरह से लोकतंत्र को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप देंगे ये लोग। जी, कमलनाथ जी का जन्मदिन था और उसी पर उन्होंने विराट कोहली सम्मेलन किया था। उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने कही कि भाजपा वाले एक्चुअली जो है राजनीति नहीं करते। उन्होंने राजनीति का नाम रख दिया है सेवा, क्योंकि वो नामकरण में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा करते हैं। जब सरकार बनी कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश में अब उनको लगा कि नहीं, सेवा नहीं हो रही है, तो मिले कुछ बोले विधायकों से कांग्रेस के और उन्होंने कहा कि सेवा ठीक ठाक चल रही। बोले सेवा कहाँ, हम तो राजनीति कर रहे हैं। बोले नहीं, राजनीति मत करिए, आपको सेवा करनी है तो मेरे साथ आइए। राजनीति तो सेवा के लिए होती है, आप मिलेंगे और हम मिलेंगे तो हम सेवा करेंगे। तो फिर वही हुआ। तो ये सेवा के नाम पर जो बरगलाया जाता है राजनेताओं को, क्या राजनेताओं को भी समझ नहीं आता है? जो राजनेता भटक रहे हैं, जनता ही हर चीज के लिए जिम्मेदार क्यों है? जब जनता चुनकर के भेजती है आपको सरकार चलाने के लिए और आप ही बिक जाते हो, तो उसके लिए फिर जिम्मेदार किसे मानते हो? जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज अगर आप देखेंगे कि राजनीति जो है वो तो सच में एक सेवा है। आपको जनता कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसलिए देती है कि आप उनका प्रतिनिधित्व करो। आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, आप वहां पर जनता की सेवा करने के लिए ही हैं। लेकिन लगातार जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो हमारी सोच है और विचारधारा है, विचारधारा दूषित होते जा रही है। मैं इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोलता हूं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहीं आरोप नहीं लगाता किसी एक दल के ऊपर। आज इस पर बहुत जरूरी है विचार मंथन करने के लिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। और अगर हमारे लोकतंत्र की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाएगी, लोगों की एक कोई विचारधारा नहीं होगी कि लोग चंद पैसों में बिक जाएं, पूरा का पूरी सरकार रातों रात बदल जाए, बिक जाए, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के लोगों का और पूरी दुनिया का लोकतंत्र पर विश्वास बनाए रखने के लिए हमारे को विचारधारा को हमें मजबूत रखना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। भाई, हम तो सेवा करने आए हैं, है ना, मेवा खाने तो नहीं आए हैं। तो अगर हम सेवा करने आए हैं तो हमको वहां पर लाभ और हानि की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर लाभ और हानि की अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता, राजनेता सोचने बैठ जाए तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि वो फिर सेवा भाव से नहीं आया है, वो मेवा भाव से आया है। आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा, चाहे मुझे नफा हो, चाहे मुझे नुकसान हो, चाहे चुनाव में मैं जीतूं, चाहे चुनाव में मैं हारूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन जाति जनगणना तो मैं इस देश में करवा के रहूंगा। ये उनका बयान है। यह बताता है कि आपको राजनीति क्यों कर रहे हैं। आप राजनीति जो कर रहे हैं, आप देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। अगर आपको जाति जनगणना से नुकसान होगा, अगर दिख भी रहा है, फिर भी आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि देश की जनता की आंखें खुले, देश की जनता सच्चाई जाने, देश की जनता का भला हो। भले उसके लिए कांग्रेस पार्टी को कोई कीमत चुकानी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो आज जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो विचारधारा देश को लेकर के आगे बढ़ने की विचारधारा है, देश में सेवा करने की विचारधारा है। लेकिन राहुल गांधी जी एक शब्द और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आज यह पहचानना बहुत जरूरी है कि जो कहते हैं आरएसएस के एजेंट घुस गए हैं, वो आरएसएस के वैसे एजेंटों को पहचानना जरूरी है। और समय समय पर जो अपनी विचारधाराओं को बदलकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं ना, वो उनकी पहचान हो जाती है उसी समय कि ये असल में कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं थे, इनकी विचारधारा दूषित हो गई थी, इसीलिए इन्होंने पार्टी बदल दी, इन्होंने सरकार को गिराने का कार्य कर दिया। फिर वो मध्य प्रदेश के महाराज क्यों ना हो, उन्होंने भी अपनी विचारधारा बता दी कि उनकी क्या विचारधारा थी। उनकी विचारधारा कांग्रेसी नहीं थी, उनकी विचारधारा दूषित हो गई थी। जी, ठीक है। बहुत सारे सवाल थे और मुझे लगता है कि आपने बहुत बारीकी से जो है उनका उत्तर दिया है और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी समझ में आएगा।
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात जो आपने कही है कि जो खास अंतर नहीं है, केवल चेहरे बदले हैं, चरित्र और चाल वही है। चेहरे बदलने से राजनीति नहीं बदलती जब तक आप विचार नहीं बदलते। चरित्र और चाल भी बदलने की जरूरत है चेहरों के साथ में। अगर आप उसे बदलेंगे तभी देश का भला हो पाएगा। और देश का जब भला होता है तो फिर सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए। केवल भाषणों में सबका साथ, सबका विकास नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद।